हेलो इशिका, स्टार्ट करें। यस मैम। ओके। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? हमने प्रिपरेशन पढ़ना स्टार्ट किया था ना। मैम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड किया। ओके, उसके आगे आज हम करते हैं, ठीक है। तो हम आगे करते हैं। एक सेकेंड। देखो, दूसरा जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, इट इज आल्सो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बट उसमें है ना, प्रोसेस डिफरेंट है। उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे, ठीक है। बट उसमें जो आपका प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट। उसमें उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड का, आप जब क्लास 12 में जाओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसमें होता है कैथोड और एनोड, ठीक है। उसी से रिलेटेड है। हम जो रिएक्शन कराते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम वो डालते हैं आपका सोडियम का सॉल्ट डालते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। मैं बता रही हूँ सॉल्ट क्या होता है। अगर मान लो आप ये एसिड मैम लेते ये हो, कौन सा वाला टॉपिक है? ये हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड था ना। उसमें मैंने एक पढ़ाया था कल, आपको याद है? इसका मैंने मैकेनिज्म भी और ट्रिक भी बताया था कि आपको बस CO2 निकाल देना, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था। उसी का यस मैम। एक और प्रिपरेशन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसको हम कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जो है सॉल्ट लेते हैं, वी विल टेक द सॉल्ट ऑफ एसिड। तो देखो, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है। इस सॉल्ट कैसे बनता है, आप इसका रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। आपने पढ़ा होगा, व्हेन यू रिएक्ट एसिड विद बेस यू गेट सॉल्ट एंड वाटर, याद है? तो आप इसका कराओगे तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O Na, दिस इज योर सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट आपका बना, ठीक है। अब जो आपका जो अल्केन का प्रिपरेशन होता है, बस ऐसे ही होता है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है और उसका उसमें आपको H2 डालना है, हाइड्रोजन। और इसका इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब बीकर में हम लेते हैं, डिसोसिएट करता है। आपको आप पढ़ोगे आगे कि जो आपका एनोड होता है नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो उतना भी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप जान लो इसमें कुछ नहीं होता है। बस हम सॉल्ट लेते हैं, H2 लेते हैं और एरो पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम बीकर में डाल के, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा इसमें एक देखना, आपने जब मैंने डीकार्बोक्सिल पढ़ाया था, डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें आपको एक कार्बन लेस मिल रहा था। जो आपका बन रहा था अल्केन, दैट इज लेस, मतलब 1 कार्बन लेस, उसमें एक कार्बन कम था, ठीक है। बट इस केस में क्या है, आपको जितना आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना कार्बन है उतना ही का आपको अल्केन मिलेगा, ठीक है। CH3 मिलेगा, साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा NOH से, ठीक है। बस आपका ये हो मैम जाएगा। ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, वो सॉल्ट के बाद। और सॉल्ट के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट होल्ड 1 मिनट, बस 1 मिनट होल्ड करना। देखो क्या करते हैं, मैं फिर से समझा रही हूँ। आप जो आपका कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं। आप समझ गए सॉल्ट मैंने कैसे बनाया? सॉल्ट बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपने पढ़ा होगा बचपन से कि जब आप एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो हमने सॉल्ट ले लिया और हम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं वाटर से, ठीक है। वाटर, सॉरी सॉल्ट Na होगा, वाटर से H2O से हम reaction कराते हैं, ओके, वाटर से। और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। हम एक बीकर लेते हैं, उसमें एक लगाते हैं इलेक्ट्रोड, एक लगाते हैं मतलब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एक रॉड टाइप का होता है, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हम जब इसमें डालते हैं स्पीकर में तो रिएक्शन होता है और आपका वहां से ही सब बनता है। बट हम उसे इतना
उसका मैकेनिज्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस प्रोडक्ट से। तो हम जो सॉल्ट का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जितनी कार्बन है उतनी आपके अल्केन बन जाते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 और 1, जस्ट 2 कार्बन, तो आपका मीथेन बन गया, CH3 इथेन बन गया, सॉरी। साथ में आपका क्या निकल गया, NOH बाहर निकल गया, NO यहाँ से, H यहाँ से, और साथ में आपका बस इतना निकल जाता है, ठीक है। और साथ में CO2 भी, सॉरी CO2 भी निकलता है, बस आपको रिएक्टर में याद करना पड़ेगा, बस आपको CO2 और हाइड्रोजन गैस भी निकल जाता है। तो डाउट, बस आप देख लो, कोलब्रुक इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोलब्रुक। मैम your voice went. अभी भी मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। No, ma'am, it keeps going again. ओके, मैं ये कह रही हूँ कि देखो, इसमें क्या करते हैं हम, कोलबस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सॉल्ट लेते हैं एसिड का। अब सॉल्ट में आपका ये यहाँ पे आपका सोडियम भी हो सकता है, इट इज सोडियम या पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। जब हम सॉल्ट का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो हमें अल्केन मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम वाटर डालेंगे और ये सॉल्ट डालेंगे। बीकर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको दिख रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड, आप पढ़ोगे क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसे हम एनोड कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं। फिर रिएक्शन होता है आपका, और रिएक्शन होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। तो कैथोड पे आपका जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिससे गैस जो बन रहा है, और साथ में एनोड पे आपका वो निकलता है, अल्केन बनता है, ठीक है। पर हम इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बस इतना जान लो, जो कोलबस इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसमें कुछ नहीं होता, आपको सॉल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ कराना है, और आपको जितना आपका जो सॉल्ट में जितना कार्बन होगा उतना ही अल्केन मिलेगा। तो सॉल्ट में कितना कार्बन है, CH3C है ना, 2 कार्बन, तो आपको 2 का अल्केन मिल गया। समझ में आया? अब जो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 मेथड पढ़ेंगे। पहले हमने मेथड पढ़ा डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें हम CO2 को रिमूव कर रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब तीसरा हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कल भी बताया था रिडक्शन मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? कल मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था ना। तो हम जो थर्ड मेथड पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से जो प्रिपरेशन है, वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई मुझे बताएगा रिडक्शन मतलब क्या होता है? कल ही मैंने पढ़ाया था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, एनीवन? विभूति आप ही बताओ, कल बता रहे थे। यस मैम। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। मैंने कहा जो हम अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। तो आप रिडक्शन से क्या समझते हो, रिडक्शन? मैम रिडक्शन ऑफ कार्बन, नो, इशिका आप बताओ। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? मैंने कल टर्म बताया था, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, 2 टर्म यूज And किया था। addition of hydrogen and removal of oxygen. गुड। देखो रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और आपका ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI। मैंने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम भी लिखा था, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, रेड फॉस्फोरस। तो रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, 2 ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। जब आपका 2 ऑक्सीजन निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, CH3 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन को हम ऐड कराएंगे, तो आपका बन गया इथेन, साथ में आपका H2O के फॉर्म में, और I2 निकल गया। Ma'am, number 3 कहाँ से आया? देखो मैंने फर्स्ट क्लास में, मतलब मैं बता रही हूँ, देखो अब समझ, डाउट कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जो कल क्लास में पढ़ाया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखवाया था हेडिंग। उसमें मैंने पहला पढ़ाया था डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2, याद है? फिर मैंने अभी सेकंड क्या पढ़ा है, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया। और थर्ड आपका है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कीन बनाने का 3 मेथड है। पहला तो आप करा दो डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, तीसरा रिडक्शन करा दो।
आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो हम लोग कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, मतलब जैसे हम लोग मैम एक और रो कहाँ पे जाएगा? ये मतलब ये यहाँ पे तुम बैलेंस करोगे ना, यहाँ पे बैलेंस है, आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका आ जाएगा। बैलेंस करना होगा कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे बैलेंस है, तो फिर आपको बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। मैम अब देखो हम कोई भी पढ़, जैसे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन पढ़ा, तो पहले हम पढ़ते हैं कि आप अल्केन कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तीसरा पढ़ते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और थर्ड पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन किस किस चीज से रिएक्ट करके हमें क्या देगा। क्लियर? So now our next heading is physical property. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम तीन चीज, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में उधर इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बस वो फर्स्ट वाला स्टेप होता है। हाँ बस। अब देखो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, पहले देखो हम पढ़ेंगे कि आपका अल्केन का नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब कि वो पोलर होगा या नॉन पोलर। अब मैं तुम्हें बेसिक से समझा रही हूँ कि पोलर और नॉन पोलर आप कैसे डिसाइड करते हो, ठीक है। देखो पोलर में तो सिर्फ पोल्स आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का पोल्स आएगा, देन इट इज पोलर। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिस्कस किया था। नॉन पोलर पे कोई पोल्स नहीं आएगा, नो पोल्स, मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अब हम हाइड्रोकार्बन अल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझना अच्छे से, डिटेल में बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, इट इज अल्काइल हाइड। तो आपको पता है कि कार्बन, और जब हम हाइड्रोकार्बन्स में या अल्कीन में हाइड्रोजन हटा के हैलोजन ऐड करते हैं, चाहे क्लोरीन, तो उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी ये बताया था ना। तो अब देखना यहाँ पे आपका फ्लोरीन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एज यू नो। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो आपका पोल डेवलप कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, यहाँ पे पोल डेवलप कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, पोलर है। ये क्या है आपका, इसका नेचर क्या है, पोलर है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे क्लास 12th में एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, वहां पे पढ़ोगे इसके बारे में। अब मैं बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन की। जो कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स सेम होती है, ठीक है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वली ताकतवर होती है। और मैं बता दे रही हूँ वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बता दे रही हूँ कार्बन की क्या होती है। मैम कौन सी वैल्यू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वैल्यू, सबकी बिलो वैल्यू 1.7। कार्बन की 0.17 होती है। एक बार मुझे मैम कंफर्म आई होने थिंक दो, बिलो 1.7। नहीं नहीं, समथिंग 2 होती है, आई थिंक 2.5, 2.55 होती है। जो आपका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.55 होती है, ठीक है। और शायद हाइड्रोजन का 2.1 होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो देखो मैम दोनों अपने में क्या, लास्ट चैप्टर में लिखवा था कि 1.7 से बिलो नहीं होता है। 1.7 कार्बन की नहीं होती है। अगर लिखवा भी दिया होगा तुम्हें लग रहा है तो तुम इसको मतलब वो कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। मैं भी लिखवा दिया बाय मिस्टेक। तो अब देखो यहाँ पे तो अब देखो जो पोल्स डेवलप होता है किसी में भी जो पोल्स का डेवलपमेंट होता है वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, ठीक है। तो आपका जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.55 है, और आपका जो हाइड्रोजन का है वो आपका है 2.2। तो कुछ ज्यादा नहीं, पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। पर आप फ्लोरीन का देखोगे, फ्लोरीन का 3 पॉइंट समथिंग होता है। फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है 3 पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ ये फ्लोरीन का 3.98 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन की होती है वो 3.98 होती है। मैम 1 और 2 कौन से थे? 1 और 2 मतलब
आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 लिखा हुआ है। देखो जब तुम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करती हो तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। जो पहले होंगे सोडियम ये सब उनकी बहुत कम होगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को नहीं याद होती, तो आपको वो देखना पड़ेगा, पर उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में पहले आप समझिए पोलर केस कब कहेंगे, जब पोल्स डेवलप हो। अब पोल्स कब डेवलप हो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो आप देखना इस केस में कार्बन पे 2.55 है और फ्लोरीन पे 3.98, समझ रहे हो, 1.5 समथिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे 0.5 की डिफरेंस है। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रॉक्स सेम ही होती है। तो हाइड्रोजन कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाता है, तो यहाँ पे कोई पोल्स डेवलप नहीं होता है। तो आपका जो अल्केन जनरली क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो। पोलर कुछ नहीं होता, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोल्स डेवलप होता है, इसलिए इसको पोलर कहते हैं, और नहीं डेवलप से नॉन पोलर कहेंगे। एनी डाउट रिगार्डिंग पोलर एंड नॉन पोलर? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट और यहाँ देखो बस इतना जानो, पोलर कब होगा, जब आपका कोई भी कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ज्वाइंट होगा। जब जो कार्बन और फ्लोरीन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, फ्लोरीन का 3.9, अप्रोक्स 1.5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, इसके वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव और फ्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप कर रहा है, उसे हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ अल्केन में देख लो, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इक्विवेलेंट है, 2.5 है 2.2 है, तो 0 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहां पे कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता है। मैम जब ये वाला चार्ज, पार्ट कैन यू प्लीज रिपीट और एक बार? कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट, यस मैम। देखो कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रोक्स इक्विवेलेंट ही होती है, क्योंकि कार्बन का 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.2 है। तो हम नहीं कह सकते कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का फर्क है, ठीक है। ऐसा आप समुद्र से एक जग पानी निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा, भले आप बाल्टी से एक जग निकाल लो तो फर्क पड़ सकता है, बकेट से निकालो। तो वही इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इक्विवेलेंट ही समझो। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पोल डेवलप नहीं हो पाता है। जब पोल समझते ना, पॉजिटिव नेगेटिव का पोल डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। ओके मैम। यस मैम। समझ में आ गया? यस आगे मैम। एक चीज आएगा सॉलिबिलिटी, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सॉलिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर दे रही हूँ। सॉलिबिलिटी मतलब होता है कि अगर आप अल्केन को वाटर में डालोगे तो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी क्या होता है, अगर आप अल्केन को वाटर में डालोगे तो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, दैट इज सॉलिबिलिटी। तो ये की बात याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मैं लिखवा रही हूँ। ये पोलर नॉन पोलर क्लियर हो गया ना इशिका? मैं सॉलिबिलिटी डिस्कस कर रही हूँ पहले, फिर बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करूंगी। देखो यस मैम। सॉलिबिलिटी समझते हो, किसी अगर मैं किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करवा रही हूँ, अगर वो घुल गया तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो हम अल्केन की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे थे। एक बात याद रखना, लिख लेना, 12th में भी काम आएगा, सब जगह काम आता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। आप सुनना मेरी बात, अगर आप क्लास में जाते हो, न्यू स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आपको फ्रेंडशिप करना है, तो आप किससे फ्रेंडशिप करोगे, जिसका आपसे थिंकिंग मैच करता हो, वो जो आपके हिसाब से सोचता हो, उसी से फ्रेंडशिप करोगे ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि मतलब अल्केन क्या है, नॉन पोलर है ना। तो ये अल्केन नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर में ही डिसॉल्व करेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जो जैसा है वो ऐसे ही में डिसॉल्व करेगा, समझ रही हो? तो आपका जो अल्केन क्या है, नॉन पोलर है, तो इट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, तो लाइक डिसॉल्व इन लाइक। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि बताओ अल्केन वाटर में डिसॉल्व करेगा या नहीं करेगा, क्या आपको इसका क्या लगता है, करेगा डिसॉल्व? मैम अल्केन इन वाटर। हाँ, आपको क्या लगता है? अब मैं वाटर का स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ कि आपको कुछ सोचने का मौका मिल जाए। बताओ तो पहले, बताओ वाटर नो पोलर है मैम कि आई नॉन, डोंट थिंक सो। पहले आप बताओ वाटर पोलर है कि नॉन पोलर, स्ट्रक्चर देख के बताओ क्या लगता है आपको। मैम पोलर।
गुड, क्योंकि आपका ऑक्सीजन है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव लवर पोलर। तो क्या अल्केन इसमें डिसॉल्व करेगा वाटर में? नो मैम। नहीं करेगा ना। तो बस ये स्टेप में याद रखना, हर जगह काम आएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक अनलाइक। मगर आपका अल्केन अगर पोलर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व करेगा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे बेंजीन, बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन सब में ये डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ, डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप लिख लो यहाँ पे। वो दिक्कत ही आप समझ गए ना, सॉलिबिलिटी और नेचर, पोलर और नॉन पोलर उससे से रिलेटेड, इसलिए मैंने पहले सॉलिबिलिटी आपको समझाया। तो लिख लो बीइंग नॉन पोलर alkane dissolve in non-polar solvent like ether, benzene और क्या है, बस, ठीक है। मैम ईथर बेंजीन सॉलिड्स नहीं होते? इथर बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ओके। आपका जो क्वेश्चन आता है, आप तो शायद 11 दे चुकी हो विभूति के लिए, पूछेगा बताओ अल्केन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाई? तो यही लिखोगे कि अल्केन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, वाटर जो होता है वो पोलर होता है, तो इसलिए वो डिसॉल्व नहीं करता है। अब डेंसिटी की बात करें। ओके मैम। डेंसिटी किसी को आइडिया व्हाट इज डेंसिटी? अब देखो, अब तो आपका एक 11 में एक ही चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, बट अब 12th में जाओगे तो आपको पढ़ना होगा अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर और सारे, तो सब में आपको यही चीज पढ़ना, पहला प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा ऑर्गेनिक में ये पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग डेंसिटी का टर्म सुना है? डेंसिटी क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी का मैम फॉर्मूला, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एक उसमें होगा उतना ज्यादा डेंस होगा वो। यू आर राइट, पर एक फॉर्मूला डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम, पढ़ा है। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम। तो डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो आपका जो अल्केन है ना, बस इसका कोई रीजन नहीं है, बस याद रखना अल्केन जो है ना आपका मतलब लेस डेंस होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है। मैम ये सॉल्युबिलिटी का बाद वाला टॉपिक है? क्या कह रही सॉल्युबिलिटी? ये बाद वाला टॉपिक है? नहीं नहीं, बाद वाले टॉपिक नहीं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं नेचर की, वो पोलर है कि नॉन पोलर है, हम पढ़ते हैं सॉलिबिलिटी, हम पढ़ते हैं डेंसिटी, हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बस इतना पढ़ते हैं। 5 चीज। तुम 12th में जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर से 5 चीज तुम्हें पढ़ना होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और नेचर और डेंसिटी। मैम ये एल्केन की प्रॉपर्टीज में आते हैं? हाँ, मतलब देखो हम दो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होता है कि वो देखने में कैसा अपीयरेंस, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जब वो रिएक्ट करता है तो तुम्हें क्या देता है, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट। और तुम क्लास 12th में जाओगे, ऑर्गेनिक के जितने चारे पांचों पढ़ना होगा तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नेचर, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत। मैम आफ्टर एल्केन एल्कीन और एल्काइन का भी करना है ना? हाँ हमें अल्के, हाँ हम इसका भी पढ़ेंगे, अल्केन अल्किन अल्काइन के भी पढ़ेंगे, और फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग पढ़ेंगे, और फिर हम एरोमेटिक के भी पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। तो हम लोग आगे मूव करें, ठीक है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, बस इतना लिख लो कि अल्केन्स आर लेस डेंस, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लेकिन तब निकल जाता है। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम मुझे, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, आंसर देना, पहले मुझे हेडिंग देना था, बॉइलिंग पॉइंट। मैं क्वेश्चन पूछू, आई नीड द आंसर, ठीक है। अब बताना, कोई भी विभूति ऋषि का, अगर मैं आपको वाटर बॉईल करने दूं, एक कप और एक बॉल, आई मीन एक कप मान लो, एक बड़े वाले पतीले में, तो कौन सा जल्दी बॉईल करेगा? अगर मैं आपको वो हाँ वर्षिका प्लीज, आप, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। मैम एक कप
हाँ, तो क्या देख रहे हो, जिसका मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा या कम? बॉइलिंग पॉइंट कम है, है ना? मतलब हाँ। हाँ, जिसका मास, तो देखो आप, जो आपका मैं बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख रही है, हर जगह यूज होगा क्लास 12th में भी, तो अच्छे से पढ़ लेना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, मीथेन और इथेन, बताना किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। आप लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है? पहले तो आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ जल्दी से। मैम ठीक है, CH4 का कम होगा। हाँ CH4 का कम होगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बताना CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला तुमने? मैम 16। ओके, एंड C2H6 का? मैम 30। 30, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो आप देखो जिसका मास ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इथेन का ज्यादा होगा ना, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा मीथेन और C2H6 में? मैम C2H6। गुड, आप ये समझ गए ना, जिसकी मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर है? एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, पहला तो रिलेशन याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एंड सेकंड पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग समझते हो आप? यू नो व्हाट इज ब्रांचिंग? मतलब अगर मैं स्टेट चेन, मतलब 4 कार्बन का स्टेट चेन भी और 4 कार्बन का एक ब्रांचिंग भी, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? स्टेट चेन का होगा, बॉइलिंग इसका कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इतना याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, याद रखना। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन, तो ब्यूटेन और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस वाले का होगा, एन ब्यूटेन का। एक सेकेंड होल्ड करना बस। ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट था। नाउ वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब आगे मूव ऑन करें। We will move to melting point. Now I'm rubbing this, okay? अब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। विभूति बताना, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से 5 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? मैम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम्म, और मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। हैं? ऋषिका आप बताना। मैम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड, मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन पूछा कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उन्हें 5 का नाम बताया ना, कि हम 5 चीज पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो वो क्या क्या होते हैं, मैंने सारा मैम डिस्कस कर लिया। सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और नेचर, पोलर है नेचर। कि नॉन पोलर है? पोलर। ठीक है, तो ये विभूति याद कर लेना, हमें तुम्हें 12th तक पढ़ते रहना है ये सब चीज, तो अभी से माइंड सेट करके रखो। ओके मैम। अब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, ठीक है। अब मैं लिखवा दे रही हूँ पॉइंट, a melting point, melting point of alkane also increases with increase in mass.
ठीक है, but increase is not so regular, is not so regular. आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है मास के साथ इंक्रीज करता है, पर इंक्रीज रेगुलर नहीं है। देखा गया है कि जिस अल्केन में इवन नंबर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑड नंबर। अल्केन विथ even number, alkane with even number of carbon have more melting point than their previous and next odd alkane. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH4 ले लूं, ठीक है, आई मीन यहाँ पे ले रही हूँ, हटाओ, मैं ले रही हूँ C4H8, ठीक है, और ले रही हूँ मैं C3H8, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट C4 का ज्यादा होगा, जिसमें इवन नंबर है ना उसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बस इतना जान को। और जनरली आपसे मेल्टिंग पॉइंट से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से ही पूछेगा। 2-3 मॉलिक्यूल दे देंगे और बताएंगे, बताओ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करो, बस ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस इतना पॉइंट याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट भी मास से रिलेटेड है, बट ट्रेंड इतना रेगुलर नहीं है, इवन नंबर का ज्यादा होता है, ऑड नंबर का कम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको मैं रब कर दूं, ऐसे रब कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि आपका अल्केन किस किस चीज से रिएक्ट करके तुम्हें क्या देता है। तो पहला जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज कंबंशन रिएक्शन। कोई मुझे बताएगा, नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा रिएक्शन में? कंबंशन रिएक्शन नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा इसमें? नाम से मैम वो मैम हाँ, उसको हीट किया जाएगा। हाँ, उसे हम बर्न करेंगे, है ना। कोई भी चीज कब बर्न करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन लूं, अब हम अल्केन का रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम अगर लेते हैं मीथेन और हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से बर्न करते हैं तो हमें मिलता है, आपको पता है कोई भी चीज बर्न करता है तो हमें क्या मिलता है? पहले तो CO2 गैस निकलता है, वाटर निकलता है और हीट निकलता है, पता है ना। यस मैम। तो पहला रिएक्शन है कंबंशन रिएक्शन इन विच अल्केन इज heated in the presence of oxygen to give CO2H2 and heat. Any doubt regarding this? मैं आपको अगर मैं तुम्हें हमेशा जनरली आपसे बैलेंसिंग रिएक्शन पूछता है, अगर मैं दे दूं तो एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। अगर आपका CnH2n+2 अल्केन का जनरल फॉर्मूला है प्लस 3n+1/2 O2 बैलेंस करने के लिए एरो देके आपका जनरल फॉर्मूला कंबंशन का लिख लो NCO2 प्लस n+1H2। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ कंबंशन। अब अगर मैं बैलेंस करके लिखूं, यहाँ पे देखो मैं CH4 ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n यहाँ पे C1 डाला, यहाँ पे 1 डाला तो 4 आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना होगा, मैं यहाँ पे 1 डालूंगी तो 3 × 1 3 + 4/2 मतलब 2O2। बैलेंस रिएक्शन आता है एग्जाम में लिखने के लिए। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो हम 1 ही रहने देंगे CO2, यहाँ पे n+1 मतलब 2H2, ये आपका बैलेंस हो गया। उसी तरह मुझे बताना इशिका विभूति जो भी C2H6 का अगर हम कंबंशन कराते बैलेंस रिएक्शन, बताओ क्या होगा। अगर मैं इथेन लेती हूँ C2H6 n अगर 2 ले रही हूँ मैं, अगर मैं n2 ले रही हूँ तो क्या आएगा? मैम CH4 के बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ बोल रही हो C2H6 मैम CH4 के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस का साइन, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये दिस इज अ प्लस साइन। आप ये फॉर्मूला यूज करो, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। बस n की जगह यहाँ पे मैंने n क्या लिया 2 ना, यू हैव टू पुट 2 हियर। मैम C2H6 राइट? हाँ C2H6, दिस इज C2H6।
कोई भी बता सकते हैं विभूति, आप भी ट्राई करो। मैंने जनरल फॉर्मूला तो लिख दिया है, बस आपको पुट करना है इनकी वैल्यू और निकालना है। यस मैम। अब देखो मैंने n की वैल्यू 2 है ना, तो यू हैव टू पुट 2 हियर 3, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 + 1 7, तो मतलब आपका 7/2 आएगा O2। और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 CO2 और क्या वाटर क्या आएगा 3H2। गुड। आप प्लीज जनरल फॉर्मूला लिख लो, और कंबंशन कुछ नहीं होता, रिएक्शन ऑफ अल्केन, सॉरी, when alkane is heated in the presence of oxygen it gives CO2 water and heat, ठीक है, and the general formula is this, write down it। then आगे बढ़े, I'm rubbing this, okay, now our next reaction is halogenation of alkane। पहला हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा, कंबंशन पढ़ा ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, हैलोजिनेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हैलोजन का नाम सुना है ऋषिका एंड विभूति, हैलोजन Yes होता ma'am। है हैलोजन, उसका नाम ही बताओ। हाँ हाँ बताओ। Ma'am, halogen is a group of elements। हाँ तो नाम बताओ, हैलोजन के नाम तो पता होंगे ना। Ma'am, जैसे क्लोरीन, आयोडीन। हाँ करेक्ट, हम लोग ग्रुप 17 पीरियड टेबल दैट इज फॉर हैलोजन फैमिली, तो इसमें क्या अल्केन में हैलोजन का एडिशन कराते हैं, दिस इज योर अल्केन CH4, वी ऐड दी हैलोजेशन, हैलोजन मतलब हैलोजनेशन मतलब होता है में क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन दी टू दी अल्केन। तो कुछ नहीं होता यहाँ पे एक इसे हम एक तरह का कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन समझती हो। अभी स्कूल में क्या होता है कि अगर कोई टीचर ना आए तो उसके बदले कोई और टीचर आकर पढ़ाता है, सब्स्टिट्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है जैसे आपके पास कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो उसमें से एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा के खुद जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3Cl और HCl बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन टू दी अल्केन। अब जब मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था ये टर्म आपको, फ्री रेडिकल याद है, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। मैम कौन सा वाला? मैंने 2 तरह का पढ़ाया था, क्लीवेज होता है बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। बता दें होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं, हेटेरोलिटिक में कैटायन और अनायन बनता है, कुछ तो याद होगा थोड़ा बहुत। मैम कौन से चैप्टर से? सबसे पहले वाला चैप्टर जिसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट्स में पढ़ाया था ना, बॉन्ड फ्यूजन पढ़ाया था जिसमें मैंने, यस मैम। इसमें होमोलिटिक देखो क्या होता है, देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि पोल्स का डेवलपमेंट तो होगा नहीं, कैटायन और आयन का तो डेवलपमेंट होगा नहीं, तो क्या होता है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, जब जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एक डॉट से दिखाते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। जनरली फ्री रेडिकल उसमें बनता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब कि बराबर हो या इक्विवेलेंट हो। अब हम क्लोरीन की बात करें Cl2, मैम फ्री रेडिकल क्या? मैंने आपको पढ़ाया था होमोलिटिक क्लेवेज, जब आपका जो भी एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो अब जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आप देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन की अप्रॉक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, तो क्या होता है जब ये बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन दिखाया, डाउट से दिख रहा है।
इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता। पॉजिटिव और नेगेटिव पता ना कब आता है, पोल्स बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होती है। तो इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जब कोई भी कंपाउंड में एक डॉट की तरह इलेक्ट्रॉन दिखाए उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन देखना, मेरी आग में क्या लोन पेयर भी क्या फ्री रेडिकल होते हैं? लोन पेयर अलग होता है। लोन पेयर उसका अपना इलेक्ट्रॉन अंदर वाले जो उसको शेयर नहीं करता, किसी से बॉन्ड बनाने में लोन पेयर का शेयरिंग नहीं होता है, वो अपना अलग रहता है। जैसे आप कुछ पैसे रखे हो, ठीक है, कुछ सेविंग कर रहे हो, पप्पी हाउस मतलब कि रख रहे हो, उसको कोई यूज नहीं करना, वो अलग है। और आपको कुछ सामान खरीदना तो आप अपने पॉकेट खर्च से ही खरीदोगे, तो उसी तरह से हम जो लोन पेयर जो आपका है उसका कोई यूज नहीं, वो अपना अंदर है। अब देखना, क्लोरीन जो है, दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे कोई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ भी आपका क्या बन रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है, एक यहाँ इससे जाके जुड़ता है, एक यहाँ जाके जुड़ता है। ठीक है, जुड़ जाएगा तो। पर इसमें स्टेप्स होता है, मैं अभी जनरल आपको समझा रही थी मैकेनिज्म। स्टेप देखो क्या होता है। देखो पहला, देखो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है। पहला होता है स्टेप का नाम इनिशिएशन। पहला स्टेप का नाम क्या है, इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, अब देखो जो आपका फ्री रेडिकल हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। आप Cl2 लो, उसके ऊपर लाइट डालो, लाइट डालोगे तो ऐसे टूटेगा क्लोरीन, एक रेडिकल ऐसे, एक रेडिकल ऐसे। इसे क्या कहते हैं हम, फ्री, इसे कहते हैं इनिशिएशन। मतलब रिएक्शन स्टार्ट करें। रिएक्शन स्टार्ट में क्या करते हैं हम, जो आपका क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो टूटता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में, टूट गया। सेकेंड जो स्टेप होता है दैट इज प्रोपोगेशन। उसे क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन। प्रोपगेशन में आपका क्या होता है, आपका जो मीथेन है एक हाइड्रोजन ऐसे जाता है और क्लोरीन इसके पास आता है रेडिकल, और इस हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है। क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना हिस्से का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो कार्बन के पास अपने हिस्सा का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये जुड़ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप आगे, इसी प्रोपगेशन में एक और स्टेप है। अब क्या होगा, जो आपका ये बना रेडिकल, यहाँ पे 2 क्लोरीन निकला था ना, एक तो इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, और एक जो बचा। मैम व्हाई डिड हाइड्रोजन लीव इट्स इलेक्ट्रॉन इन देन गो? अब जैसे मान लो आपको कोई चीज, बस यहाँ पे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। जैसे मान लो आपको कोई चीज खरीदना, मतलब मग खरीदना, ठीक है, एक जगह आपको, अब यहाँ से इस दुकान में थे आप, यहाँ आपको 20 रुपए में दे रहा है, पर उसके जस्ट बगल वाली दुकान में 10 रुपए में दे रहा है, तो आप वहां से लेना पसंद करोगे ना, इसलिए इसका कोई ना कोई रीजन होता है, इसके वजह से वो वहां से लीव कर देता है। समझ गए, तो इतना हमें तो मैम रीजन अब CH3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? नहीं, मैंने अभी बताया ना कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो अप्रॉक्स सेम होता है। जब सेम होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी से छीन नहीं पाता है। तो फिर क्या होता है, वो अपना अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड जो बना है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो बॉन्ड बना होगा। तो ये टूटते इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला, इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाता है। लेकिन मैम वो तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। कौन चला गया छोड़ के, बताना। मैम हाइड्रोजन अपने कैसे छोड़ के गया, CH3 के हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, तो 1s1, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है। एक मैम उधर तो आपने लिखा CH3 के पास। CH3 का कार्बन का है। कभी भी जो बॉन्ड बनता है ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैं मैम दिखाती हूँ। प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप पे आफ्टर द एरो यू हैव रिटन CH3 के पास एक डॉट एंड उसके बाद HCl। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि स्टेप तुम्हें मैंने मिस कर, जैसे तुम्हें लग रहा होगा। अब पहले ये टूटेगा बॉन्ड ऐसे, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, टूटा। अब ये Cl के साथ अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके अब प्रोपगेशन में 2 स्टेप होता है। पहला तो हाइड्रोजन छोड़ के क्लोरीन के पास चला गया, अब जो अकेला क्लोरीन बचा था वो हाइड्रोजन से आके जुड़ जाएगा। डाउट, ऐसे बहुत सारे क्लोरीन होंगे, मतलब हम तो तुम्हें एक ही तोड़ के दिखाए ना, बहुत सारे होंगे तो सब टूटे होंगे इस फॉर्म में, सब ऐसे ऐसे टूटे होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होंगे बीकर में। तो जब पहला तो होता है कि रिएक्शन इनिशिएट करा, जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं, दूसरा रिएक्शन बढ़ रहा, प्रोपोगेशन कहते हैं, और जो थर्ड होता है टर्मिनेशन, रिएक्शन को आप स्टॉप कर दो। टर्मिनेशन में तो रिएक्शन को आप क्या करना है, स्टॉप करना, फर्दर ना हो। उसमें कुछ नहीं करते, आपने जो क्लोरीन के रेडिकल्स होते हैं आपस में फिर से मिल जाते हैं और Cl2 बना देते हैं। जब रेडिकल्स ही नहीं रहेगा तो कहाँ से प्रोपगेशन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, टर्मिनेशन हो गया। तो आप याद रखना, हाइड्रोजनेशन में 3 स्टेप होते हैं, पहला इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन।
और मैंने जब आपको पढ़ाया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां बताया था बॉन्ड फ्यूजन दो तरह का होता है, होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक। आप जाकर रिवाइज करना। होमोलिप्टिक उसमें होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, मतलब लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और फिर रेडिकल बन जाए। हेटेरोलिप्टिक उसमें होता है जैसे आपका इसमें होगा, जैसे आपका कार्बन से मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोनाइन बनता है। समझ गए आप? आगे बढ़े। मैम टर्मिनेशन में it will just form देखो cell. टर्मिनेशन में कुछ नहीं होता, आपको पता रिएक्शन कौन इनिशिएट कर रहा है? सीएल रेडिकल, इसको रेडिकल पढ़ते हैं, सीएल और डॉट को हम रेडिकल पढ़ते हैं। तो अब हम रिएक्शन से इसको ही हटा देंगे तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगा? तो जितने भी सीएल डॉट है मतलब रेडिकल है वो आपस में रिएक्ट करके फिर से सीएल2 बना देते हैं। जब ये रहेगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं होगा, रुक जाएगा। टर्मिनेट में तो रिएक्शन आप रुक जाएगा, खत्म हो गया टर्मिनेट मींस। लेकिन मैम Cl2 तो निकला नहीं था इसमें Cl2 निकला नहीं था मतलब? हाँ वो आप देखो ना, मैकेनिज्म पूरा नहीं दिखाता, मैकेनिज्म आपको थोड़ा ही मतलब जो रिएक्शन जनरल दिखाता है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में पता चलता है कि स्टेप में ये सब बना था, तो उतना आपको डिटेल बस इतना मैकेनिज्म में बस पहला स्टेप है कि अगर रिएक्शन इनिशिएट करा तो क्लोरीन रेडिकल में टूटेगा, फिर ये क्लोरीन जाके उसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और एसिड बनाएगा और CH3 रेडिकल निकालेगा। फिर फर्दर CH3 रेडिकल क्या करेगा, क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करके क्लोरो मीथेन बनाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि और रिएक्शन और क्लोरोइथेन ना बने रिएक्शन में, तो हम टर्मिनेट कराने के लिए क्या करेंगे, Cl को Cl2 कर देंगे। निकलेगा क्यों? तो ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में रहेगा ना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिखा था क्या, CH3, या फिर प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में रहेगा ना, Cl4 Cl2 दिखाया था मैंने, और ये लिखाया था CH3, Cl और HCl बनेगा। तो अब आपका जो बना ये क्या बना आपका, क्या कहते हैं, आपका जो ये Cl2 निकला तो वो रिएक्टेंट साइड में रहेगा ना, बच गया तो रिएक्टेंट और रिएक्शन में काम आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े अब, या यहीं तक रहने दें आज? रहने दो मैम। अनिशिका आपका क्या कहना है? मैम then you can do the rest tomorrow. क्या? प्लीज पार्डन। You can continue from next class. ओके, तो अब हमारा कुछ नहीं बचा है, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अल्कीन स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम अल्काइन पढ़ेंगे, देन एरोमेटिक, देन चैप्टर विल बी ओवर। ओके, एनी डाउट आज के क्लास में जितना मैंने पढ़ाया? ये एरोमेटिक के अंदर नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने तो आपको 3 ग्रुप में बांटा था ना, जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में बांटा गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। Yes ma'am. बताया था अल्कीन होता है अनसैचुरेटेड में, अल्कीन अल्केन, एरोमेटिक में आता है 6 कार्बन Rings, yes ma'am. कार्बन से, Yes, ma'am. अल्टरनेट डबल बॉन्ड से, इसे हम एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहीं तक आगे